ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आगे कंटिन्यू करने से पहले एक टर्म आती है थर्मल एनर्जी बेसिक्स। ठीक है, इसका बिल्कुल थर्मल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। तो टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस की फिज़िकल स्टेट के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट को मेज़र करना चाहते हो तो आपको उसका ताप और दाब दोनों क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है, ये दोनों ही जो आपका सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हो उस सब्सटेंस में जो एनर्जी कंटेंट है उससे क्लोजली क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब जो टेम्परेचर, अब चूंकि हम थर्मल एनर्जी बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा कंसर्न टेम्परेचर पर है। तो टेम्परेचर क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को यूज करें, जैसे सपोज कोई भी सब्सटेंस है उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस वो एक डेफिनेट स्केल पर मेज़र किया जाता है। भाई ये कितना ठंडा और कितना गर्म है, ये एक डेफिनेट स्केल पर किया जाता है, फिक्स होता है, तो वो उसके टेम्परेचर को बताता है। अगर मैं बात करूं, जैसे हम बात करें वाटर की, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर का मतलब हुआ कि किसी भी सब्सटेंस की हीट कंटेंट का डिटरमाइनिंग सेंसिबल, मतलब किसी भी सब्सटेंस का सेंसिबल हीट कंटेंट को मेज़र करना ही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है वो उसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए, अब हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और आपको डिग्री में चाहिए तो आप क्या करोगे, जो भी आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है उसमें से 32 को माइनस कीजिए, उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो आपका टेम्परेचर है वो किस में आ जाएगा, सेल्सियस में, यानी कि F-32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। और इनवर्स अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और आपको फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, जो भी टेम्परेचर आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे 5 से और प्लस कर देंगे 32। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो अपन 12th लेवल पे पढ़ते हैं कि डिग्री को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री में अपन कैसे चेंज करते हैं। तो ये था थर्मल एनर्जी बेसिक, कि किसी भी सब्सटेंस की जो सेंसिबल हीट कंटेंट की जो डिटर्मिनेशन होती है वो क्या कहलाती है, आपकी टेम्परेचर कहलाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, F/A। किसी भी बॉडी की अगर हम अपन बात करते हैं तो उस पर अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या हो गया, मतलब प्रेशर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया F/A। तो जब आप किसी गैस को किसी कन्फाइंड स्पेस पर गर्म करते हो तो हम उस पर बहुत ज़्यादा मोर प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब आप उस पर मोर फोर्स क्रिएट करते हो तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी बैलून के अंदर की एयर को हीट कर देते हैं तो बैलून क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का अंदर का प्रेशर आप बढ़ा दोगे तो वो चीज़ स्क्रैच हो जाएगी। इसलिए प्रेशर भी एनर्जी का क्या है, एक इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जो हमारा टेम्परेचर है और जो प्रेशर है ये दोनों ही हमारे एनर्जी के इंडिकेशन प्रोसेस होते हैं। चलिए, अब हीट जो है उसकी यूनिट क्या क्या होती है, हीट की यूनिट होती है कैलोरी। कैलोरी इज़ द मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, जैसे अगर अपन फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल को भी अपन किस में दिखाते हैं, कैलोरीफिक वैल्यूज़ में दिखाते हैं ना। किसी भी फ्यूल की जो अगर अपन कैपेसिटी मेज़र करना चाहते हैं तो हम उसको कैलोरीफिक वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब ये तो था हमारा थर्मल एनर्जी बेसिक्स। अब हम हमारी जो मेन टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम उस पर आते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाला जो आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपकी मोटर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी इस यूनिट में। तो सबसे पहले आता है मोटर। तो हम सबको पता है व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोटर। मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी मोटर्स हैं, हम जो पढ़ते हैं मशीन उसमें बहुत सारी मोटर्स हैं, और वो जो बहुत सारी मोटर है वो हम यूज़ करते हैं हमारी एप्लीकेशन या हमारी डिज़ायर या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कौन सा मोटर चाहिए, ऐसे करके हम मोटर को यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर की अगर हम बात करते हैं तो मोटर कितने प्रकार की होती है, उनका डिज़ाइनिंग प्रोसेस कैसा होता है, ये जैसे
फ़ैन के लिए बात करते हैं तो इसके लिए जिस भी मोटर की, जैसे इसके लिए यूनिवर्सल मोटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट यूज़ कर रहे हो, कैपेसिटर स्टार्ट रन यूज़ कर रहे हो, स्प्लिट फेज यूज़ कर रहे हो, सैडेड पोल, नॉन सैडेड पोल, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी जो मोटर्स होती हैं वो होती है। लेकिन अगर हम मोटर को ब्रॉडली क्लासीफाइड करें तो मोटर दो तरह की होती है, एसी मोटर और डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर में डीसी मोटर ही होती है। एसी मोटर की बात करते हो तो उसमें इंडक्शन मोटर आ जाता है और सिंक्रोनस मोटर आ जाता है। अब मोटर के ये जो टाइप्स हैं इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ जो है वो इंट्रो हम कर लेते हैं। तो अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर जो होती है वो सबसे सिंपलेस्ट मोटर होती है। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर सबसे सिंपलेस्ट मोटर होती है। डीसी मोटर का यूज़ कहाँ होता है? डीसी मोटर वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर हायर स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम की, तो ट्रैक्शन सिस्टम में स्टार्टिंग में हायर टॉर्क चाहिए तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? डीसी मोटर यूज़ करते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट यूनिडायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। तो ये डीसी मोटर है। इसके बाद इसको हम अलग अलग डिवाइड में पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, उसमें भी फिर हम डिफरेंशियली कम्यूटेटिव, डिफरेंशियली कंपाउंड, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड, फिर इनके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। बेसिक जो डेफिनेशन होती है डीसी मोटर की वो क्या है कि ये डायरेक्ट यूनिडायरेक्शनल मोटर होती है और वहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हायर स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और डीसी मोटर होती है, कम्यूटेटर इसमें लगा हुआ होता है। अब दूसरी जो एसी मोटर की अपन बात करते हैं तो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों ही एसी मोटर होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इंडक्शन मोटर में जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। और इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये जो भी आपका दो चीज़ होंगी, एक स्टेटर होगा एक रोटर होगा। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट पर होता है, रोटर रोटेटिंग पार्ट पर होता है। तो जब अपन इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो स्टेटर और रोटर वो कभी भी सेम स्पीड पर रन नहीं करते हैं। ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसकी सेल्फ स्टार्टिंग का प्रोसेस का कंसेप्ट ही यही है कि इसमें स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड में और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन होता है, NS माइनस NR। तो वहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लिप होती है, स्लिप स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं ना, SNS इक्वल्स टू NS माइनस NR। तो ये इंडक्शन मोटर होती है। इसीलिए इंडक्शन मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर जो है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करती है। इसके अलावा इसके डिटेल्स में आप मशीन्स में पढ़े होंगे। उसके बाद जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा, जैसा कि इसका नाम बता रहा है सिंक्रोनस, इसमें 2 स्पेशल फीचर्स होते हैं। पहला, ये मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है, और दूसरा, देखो इंडक्शन मोटर में हमने पढ़ा कि स्टेटर पर स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर पर रोटेटिंग पार्ट होता है। सिंक्रोनस मोटर में रिवर्स होता है, जो आपका स्टेटर होता है उस पर आपकी रोटेटिंग वाइंडिंग होती है, और जो आपका रोटर होता है उस पर आपकी फिक्स्ड वाइंडिंग होती है। और ये जो फिक्स्ड वाइंडिंग है इसको हम एक डीसी एक्साइटेशन सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं और रोटर पर तो सप्लाई आती है। इसका क्या कारण है, ये क्यों करते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम की रिड्यूस हो जाती है। देखो, एक तो रोटेटिंग, ऊपर से आपका हायर सर्किट जो आप उस पर लगाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना। तो इसलिए जो हमारा रोटेटिंग, ये जो हमारा रोटेटिंग वाला पार्ट है, रोटर वाइंडिंग का जो पार्ट था, वो हमने कहाँ पे लगा दिया, स्टेटर पे लगा दिया, और रोटर पे क्या लगा दी, फिक्स्ड वाइंडिंग लगा दी, जिसको डीसी एक्साइटेशन से देते हैं। सेकंड चीज़, सिंक्रोनस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, सिर्फ 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो उसको स्टार्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप कैपेसिटर स्टार्ट यूज़ कर लीजिए, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन यूज़ कर लीजिए, स्प्लिट फेज यूज़ कर लीजिए, आपकी मर्जी है जैसे यूज़ कर लीजिए। इसके बाद इनके टाइप्स होते हैं सिंक्रोनस मोटर के, रिलेक्टेंस मोटर, शेडेड पोल मोटर। तो ये जो टाइप्स हैं, ये जो हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, होम एप्लीकेशंस होती हैं, इन सब में काम आते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शनल वाट मोटर्स होती हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल वाट आवर मोटर होती हैं, और तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मोटर होती है। लेकिन अगर आप ब्रॉडली क्लासीफाइड करते हैं तो ये 3 तरह की मोटर हम पढ़ते हैं, डीसी, इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर। चलिए, अब मोटर पढ़ लिया तो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और हम हर मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रॉ भी करते हैं। जब अपन डीसी मोटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपन टॉर्क स्पीड कर्व देखते हैं,
और आर्मेचर का भी कर्व देखते हैं, टॉर्क आर्मेचर का कर्व देखते हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हम ये बताते हैं कि हमारे जो मोटर का बिहेवियर है वो क्या होगा। कि जैसे आप एन को बढ़ा रहे हो, एन मतलब स्पीड, एन को बढ़ा रहे हो तो इंड्यूस ईएमएफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्लक्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम 2-3 फैक्टर को कंसिडर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली एसी मोटर की बात करूँगी। तो एसी मोटर में हम सबको पता है सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120F/P, यही फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि 120F/P, यानी कि आप F को और P को अगर आप वेरी कर सकते हो तो आप अपनी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हो। अब देखो, नंबर ऑफ पोल को चेंज करना इतना आसान नहीं है ना, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नंबर ऑफ पोल जो है वो डिज़ाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड होता है, क्योंकि पोल तो तभी फिक्स हो जाते हैं ना जब अपन किसी मोटर को डिज़ाइन करते हैं, उसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस करते हैं। तो जब अपन 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में 2 तरह की मोटर होती है, एक स्क्वायरल केज और एक स्लिप रिंग। तो अपन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल को चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पोल को चेंज करके स्पीड को चेंज करने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा स्लिप होती है। स्लिप आप सबको पता है NS माइनस NR/NS। स्लिप ये दिखाती है कि आपका जो रोटर और आपके स्टेटर के बीच में कितना रिलेटिव मोशन है। यदि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि यदि स्लिप की वैल्यू 0 है, तो आपके स्टेटर और रोटर दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रहे हैं, जैसा कि सिंक्रोनस मोटर में होता है। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम पावर फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी मोटर की। अगर अपन बात करें पावर फैक्टर, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है P/S, पावर फैक्टर को हमें इस तरह से करना होता है, और पावर फैक्टर जो है वो हमेशा हायर पावर फैक्टर ही होना चाहिए। ठीक है, यदि आप अपने देखो पावर फैक्टर लो कब होता है, जब आप अपने इक्विपमेंट को उसकी रेटेड कैपेसिटी, मतलब सपोज कीजिए कि वो इक्विपमेंट कहता है कि मुझे 500 वोल्ट या 500 किलो वोल्ट या इतना रेटेड आउट इनपुट चाहिए, आप उसको उतना इनपुट नहीं दे रहे हो, उससे उतना आउटपुट ले जाते हो, मतलब आप अपने लोड को उसकी रेटेड कैपेसिटी से बिलो पे रन करा रहे हो, वहाँ पावर फैक्टर लो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम, आपको तो नुकसान है ही, क्योंकि आपका जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो जाएगा, लेकिन जो हमारे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारे जनरेटिंग प्लांट है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए जो ये जनरेटिंग प्लांट है ये कहते हैं कि आप अपने लोड को हायर पावर फैक्टर पर चलाइए, हम आपको उसके लिए सब्सिडीज़ देंगे। और मोस्टली ये जो सिस्टम होता है ये रूरल एरियाज़ में होता है। अब चलिए, अब मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, अब हम बात करेंगे मोटर की एफिशिएंसी की। देखो, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो लॉसेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे मोटर की बात नहीं करते, सिंपल एफिशिएंसी की बात करते हैं। किसी भी सिस्टम में एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, यही होती है एफिशिएंसी। तो ये जो आउटपुट पावर बाय डिवाइड बाय इनपुट पावर, तो इसमें होता है लॉसेस। तो हमें इन लॉसेस को ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं सिस्टम में, और जिससे हमारी मोटर की एफिशिएंसी जो है वो हमें इम्प्रूव की जाती है। अब ये जितने भी लॉसेस हैं हम लॉसेस पढ़ेंगे, और उन हर एक लॉस को कैलकुलेट करने का मेथड होता है। तो आप सबको सब कुछ पता हुआ है। हमारे जो लॉसेस होते हैं वो अगर ब्रॉडली क्लासीफाइड करें तो 2 तरह के लॉसेस होते हैं, एक तो हमारा फिक्स्ड लॉस होता है, एक हमारा वेरिएबल लॉस होता है। फिक्स्ड लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो लोडिंग पर डिपेंड नहीं करते, मतलब जो है वो हमारी, जब हम किसी भी, जैसे मोटर है, ट्रांसफार्मर है, कुछ भी है, उसको जब डिज़ाइन करते हैं तो ये लॉसेस उसकी कोर पे डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कोर के ऊपर। और वेरिएबल लॉस जो होते हैं वो लोड पे डिपेंड करते हैं, मतलब आपके सिस्टम की लोडिंग अगर चेंज हो जाएगी तो वेरिएबल लॉस भी चेंज हो जाएंगे। अब फिक्स्ड लॉसेस में 2 लॉस आते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉस आता है और एक एडी करंट लॉस आता है। और ये दोनों ही लॉसेस कहाँ होते हैं, कोर में होते हैं। आप एडी करंट लॉस को अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो आप लेमिनेशन कर दीजिए, या CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, या अपने कोर मटेरियल में आप हाई परमेबिलिटी के मटेरियल्स यूज़ कर लीजिए, जैसे सॉफ्ट है, सिलिकॉन, स्टील, अलॉय। अगर आप हिस्टैरिसीस लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप ऐसे मटेरियल यूज़ कीजिए जैसे निकिल, आयरन अलॉय, जिनका BH कर्व जो है वो स्मॉल हो। BH कर्व जितना स्मॉल होगा
आपके सिस्टम में जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है वो उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस भी होते हैं जो भी फिक्स लॉसेस में आते हैं। और फ्रिक्शन और विंडेज लॉस कैसे लॉस है? मैकेनिकल लॉसेस है। तो किस में होंगे? ये भी बियरिंग वगैरह में होंगे। तो इनके लिए क्या कीजिए, इनके लिए आप फैंस का वेंटिलेशन कर दीजिए, या इनकी जो साइजिंग प्रोसेस है फ़ैन का वो कम कर दीजिए, या जो आप डक्ट जो आप यूज़ करते हैं सिस्टम में उनकी टाइम टू टाइम पे क्लीनिंग कराइए। उसके बाद वेरिएबल लॉस, आपको पता है कॉपर लॉस आर द वेरिएबल लॉस। अब वेरिएबल लॉस को कम करने का तो क्या कारण क्या हुआ है? वेरिएबल लॉस को रिड्यूस करने का तो यही है कि आप अपने सिस्टम की लोडिंग को सही रखेगी। ये तो लोडिंग पे डिपेंड करते हैं, आप फुल लोड पे चलाएंगे तो कितना होगा, हाफ लोड पे चलाएंगे तो कितना होगा। ठीक है, चलिए अब हमने लॉसेस पढ़ लिए। अब लॉसेस पढ़ने के बाद हमें पता भी करना चाहिए कि इन लॉसेस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब टेस्ट किए जाते हैं। और आप सबको पता है कि जैसे ट्रांसफार्मर में हम टेस्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट जो करते हैं वो कॉपर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, ओपन सर्किट जो करते हैं वो नो लोड टेस्ट जो है वो उनको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, जिससे जो कोर लॉसेस होते हैं। ऐसे ही सिस्टम में लॉसेस को डिटरमाइन करने के लिए क्या किए जाते हैं? टेस्ट किए जाते हैं। तो सिस्टम की एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए भी टेस्ट किया जाता है। वही अगर आप नो लोड टेस्ट करोगे, अगर सिस्टम में लोड ही नहीं है और तब आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो वो जो लॉसेस आपको देगा वो कौन से लॉसेस होंगे? फिक्स्ड लॉसेस। कौन से? हिस्टैरिसीस हो गया, आपका एडी करंट हो गया, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नो लोड टेस्ट किया जाता है। यदि आप अपने स्टेटर और रोटर आई स्क्वायर लॉसेस को करना चाहते हो तो आप अपना कौन सा कर लीजिए? ब्लॉक रोटर टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो मशीन में आपको पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू देखना है। अब देखिए, हमें देखना है कर्व, एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का, और दूसरा देखना है पावर फैक्टर और स्पीड का। ठीक है, एक तरफ हमारी एफिशिएंसी है, एक तरफ हमारा पावर फैक्टर है। हम ये कह रहे हैं ना, और ये देख एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का हम लोड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये हमारा परसेंटेज है एफिशिएंसी और पावर फैक्टर वाई एक्सिस पे, और अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है? लोड है। तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि जैसे जैसे आपका परसेंटेज ऑफ रेटेड लोड बढ़ता है, आपकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर अगर अपन बात करें इसकी स्पीड की और लोड पावर फैक्टर की, तो आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हो आपका जो लोड पावर फैक्टर होता है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, चलिए अब लॉसेस हमने पढ़ लिया। अब स्टेटर एंड देखो, फिक्स्ड लॉसेस हो गए, स्टेटर रोटर लॉस हो गए। लॉसेस को पढ़ के उनका डिटर्मिनेशन भी करना होता है, तो उसके लिए टेस्ट भी हो गए। सभी के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। स्ट्रे लोड लॉस जो क्या होते हैं? स्ट्रे लोड लॉस जैसे जब अपन मेज़रमेंट की बात करते हैं ना, तो मेज़रमेंट में एक लॉस आता है, या कह लीजिए एक एरर होती है, रैंडम एरर। वो एरर ऐसी होती है जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब वो एरर सिस्टम में हमेशा प्रेजेंट होती है। वही हाल स्ट्रे लोड लॉसेस का है। स्ट्रे लोड लॉसेस जो होते हैं वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये लॉसेस ऐसे लॉसेस होते हैं जो फिक्स होते हैं, मतलब इनको आप करंट या एफिशिएंट मेथड के साथ मेजर नहीं कर सकते। बस इनका मेजर करने का या इनको रिड्यूस करने का काम यही है कि आप कंटिन्यूस बार बार आप ऑब्जर्वेशन लेते रहिए। तो इसके लिए जो डिज़ाइनर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, मोटर की रेटिंग के हिसाब से आपको स्ट्रे लॉस देता है। जैसे अगर किसी मोटर की रेटिंग 1 से 125 HP है तो उसके अंदर 1.8% स्ट्रे लॉसेस होंगे। इसके अलावा यदि 125 से 500 है तो उसके अंदर लॉसेस 1.5% होंगे। इसके अलावा यदि 501 से इतनी है, मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस तरह से होता है। बाकी ये IEEE स्टैंडर्ड्स की वैल्यूज़ हैं। बाकी मैं बताना ये चाह रही हूँ कि डिज़ाइनर या मैन्युफैक्चरर जो होता है वो स्ट्रे लोड लॉस आपको बताता है कि इतने रेटिंग की मोटर है तो आपको इतने लॉसेस इसमें होंगे। तो ये तो आपकी जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करा हमने। एफिशिएंसी के लिए हमने लॉसेस देखे, लॉसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर हर एक लॉस को हम किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं। इन सब के अलावा ये तो भाई डिज़ाइनिंग या मैन्युफैक्चर प्रोसेस है, या कह लीजिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। इन सब के अलावा कुछ जनरल कंसिडरेशंस होती हैं जिनको कंसिडर करके भी अपन अपने सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या? देखिए, यदि आप किसी लार्ज मोटर को परचेज करने जा रहे हो या स्मॉल मोटर को परचेज करने जा रहे हो, कैसी भी मोटर को परचेज करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसकी डिटेल्ड टेस्टिंग सर्टिफिकेट पूछना है।
ठीक है। और वो जो टेस्टिंग आप पूछ रहे हो वो विदाउट कंसिडरिंग द टॉलरेंस होना चाहिए। उसके आपके एक्चुअल इनपुट और एक्चुअल आउटपुट या रिप्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। यदि आपने कोई नई मोटर अभी परचेज की है तो आप उसके इनपुट पावर और करंट का रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। और एफिशिएंसी का कंपैरिजन करेंगे, मतलब जो एफिशिएंसी आपकी मोटर लिखा होता है ना, हर एक मोटर पर उसका रेटिंग, उसका एफिशिएंसी, उसके लॉसेस लिखे होते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी को आप अपने रनिंग सिस्टम के साथ मेज़र करेंगे या उसे क्या करेंगे, रन करेंगे या मैच करेंगे, ठीक है। तो ये सब मेथड्स होते हैं जिनसे अभी अपन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इसमें डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चर तो कुछ कर नहीं सकता भाई, उसने तो डिज़ाइन करके और मैन्युफैक्चर करके मोटर प्रोवाइड करा दी। लेकिन अगर ये आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि अगर हम किसी मोटर को परचेज करने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में वेल नोन हो कि इसकी जो एप्लीकेशंस है वो ये हैं, या इसकी ये रेटेड कैपेसिटी है, मुझे इस पर इस सिस्टम को रन कराना है। तो ये सब चीज़ें करके हम मोटर की एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे।